The Hindu, 20th of June 2021, and we will be doing two articles from The Hindu, being a Sunday today. NATO, a Cold War relic that is seeking a new purpose. नाटो जो कि एक कोल्ड वॉर के जमाने का बचा हुआ टुकड़ा है, जैसे जिस चीज़ की अहमियत खत्म हो जाती है उसका एक बचा हुआ टुकड़ा रह जाता है, वो नाटो भी एक तरह का कोल्ड वॉर के ज़माने का relic है, जो कि एक नया पर्पस, एक नया प्रयोजन ढूंढने की कोशिश कर रहा है. That's seeking a new purpose. US is pushing the transatlantic military alliance, originally formed to counter the Soviet Union, to take a stronger position towards China. अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ के जो देश हैं, उनके बीच में बना हुआ ये जो एक रिलेशन है, एक अलायंस है, पॉलिटिकल रिलेशन, जिसको नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यूएस उसको पुश कर रहा है, यानी इसको इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है. ये शुरू में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए बनाया गया था. अब यूएस इसको पुश कर रहा है जिससे कि चाइना के प्रति एक और मजबूत पोजीशन ली जा सके. तो पहले सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बना था, अभी चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस इसको पुश कर रहा है. NATO, the planet's largest military alliance, was formed in 1949 by 12 allied powers to counter the massive Soviet armies stationed in Eastern and Central Europe after the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको 1949 में बनाया गया था, जिसमें 12 अलाइड पावर्स ने मिलकर इसको नाटो को बनाया था. सोवियत की जो आर्मीज थी, जो कि स्टेशन थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जो बहुत बड़ी या आर्मीज थी, उनको काउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए. After the Cold War, the refashioning of NATO rested on a paradigm shift from collective defense to collective security. और कोल्ड वॉर के बाद जो नाटो को रीफैशन किया जा रहा है, या नाटो की जो रीफैशनिंग यानी रीडिजाइनिंग है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट पे रेस्ट कर रही है. पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच विचार को बदल देने का जो तरीका होता है. पहले ये कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाया गया था कि सोवियत आर्मी से अपने आप को डिफेंस करना है, और अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, कलेक्टिव सुरक्षा के लिए की तरफ इसका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. The alliance offers security to Europe, while for the US, it has been an ideal vehicle for power projection around the world. ये जो अलायंस है, ये यूरोप को तो सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यूएस के लिए जबकि ये एक आदर्श वाहन है जिससे पूरे दुनिया में अपने पावर को प्रक्षेपित किया जा सके. In a communique issued following the June 14 summit of its member states in Brussels, the NATO for the first time explicitly described China as a security risk. एक जो विज्ञप्ति जारी की गई थी जून 14 के समिट के बाद, जो कि ब्रसल्स में हुई थी, तो नाटो ने सबसे पहली बार खुल के चाइना को डिस्क्राइब किया है, चाइना का वर्णन किया है कि वो एक सिक्योरिटी के लिए खतरा है. China has never figured in NATO summit declarations before, except for a minor reference in 2019 to the opportunities and challenges it presented. चाइना कभी भी नाटो के समिट के डिक्लेरेशंस में कभी नहीं रहा, और इसके पहले सिवाय एक माइनर रेफरेंस जो 2019 में किया गया था कि मौका परस्ती और चुनौतियों के बारे में, मौकों और चुनौतियों के विषय पे, जो कि
इस नाटो समिट ने 2019 में प्रस्तुत किया था। लेकिन बट दिस ईयर्स कम्युनिके bluntly states China's stated ambitions and assertive behavior presents systemic challenges to the rules-based international order and to areas relevant to alliance security. इस साल की जो विज्ञप्ति है वो बिल्कुल रूखे सूखे शब्दों में और साफ तौर पे कह देती है, बिना कोई बात छुपाए, बिना किसी ब्लंट वो चीज़ होती है जिसकी धार जो होती है जिससे वो बिल्कुल मोटी होती है, यानी जिसमें कोई कोई छुपाने की कोशिश नहीं होती, तो सीधा बोल दिया जाता है। तो चाइना जो है, चाइना का जो चाइना के बारे में कहा गया है इसमें कम्युनिके में कि चाइना के जो कथित एम्बिशंस हैं, यानी उनके जो महत्वाकांक्षा है और उसका जो असर्टिव बिहेवियर है, यानी अपने आप को जोर दे के बिहेव बिहेव करना, वो एक सिस्टम के लिए एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है, जो रूल पे आधारित अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है उसके लिए चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है और ऐसे एरियाज के लिए चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है जो इस अलायंस के सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है, जो उससे संबंधित है। चाइना हैज रिएक्टेड शार्पली कॉलिंग द स्टेटमेंट अ स्लैंडर, और चाइना ने इस पर शार्प रिएक्शन दिया है और कहा है कि ये एक स्लैंडर है, मतलब हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इट हैज urged NATO to view China's development rationally, stop exaggerating various forms of China threat theory, and not to use China's legitimate interests and legal rights as excuses for manipulating group politics while artificially creating confrontations. और चाइना ने नाटो से यह अर्ज किया है कि वो चाइना के डेवलपमेंट को, चाइना के विकास को थोड़ा रैशनली देखे, कारण की शक्ति का इस्तेमाल करके देखे और चाइना की से जो थ्रेट की थ्योरी है उसको, उसके अलग अलग जो विविध रूप हैं उनको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना बंद करे और चाइना के जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, जो जायज़ इंटरेस्ट हैं और उनके लीगल जो अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल इस बहाने से ना करे कि जिससे कि वो उसको ग्रुप पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जा सके और आर्टिफिशियली जो है भिड़ंत की स्थिति पैदा हो। The other two threats identified by the NATO communique are on predictable lines: Russia and terrorism. और जो दूसरे दो थ्रेट्स नाटो ने आइडेंटिफाई किए हैं अपने कम्युनिके में, वो प्रिडिक्टेबल लाइंस पर हैं, यानी कि कोई भी पूर्वानुमान कर सकता था कि ये थ्रेट हैं, जैसे रशिया और टेररिज्म। Tensions with Russia are an inevitable outcome of NATO's bid to expand eastwards into what Russia considers its sphere of influence. रशिया में जो टेंशन्स हैं वो इनेविटेबल आउटकम है, यानी कि वो निश्चित रूप से होने वाला एक रिजल्ट है, जिसको अनअवॉइडेबल रिजल्ट है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि नाटो ये कोशिश कर रहा है कि वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड करे, ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करे और उस वहाँ जाए जहाँ रशिया अपने आप का स्फीयर ऑफ प्रभाव का अपना स्फीयर मानता है। Trying to bring countries such as Ukraine, Georgia, and Moldova under the NATO umbrella was bound to cause a confrontation with Russia, and so it has. यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा देशों को ये कोशिश करना कि उनको नाटो के अम्ब्रेला में लेके आ जाए, ये ये निश्चित रूप से रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन करता ही करता, उनके साथ भिड़ंत करता ही करता, और वही उसने किया है। As Russia sought to protect its interests by annexing Crimea and stationing troops in Georgia and Moldova, NATO accused it of acting irresponsibly and breaking the rules-based international order. जैसे रशिया ये कोशिश कर रहा था कि वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, क्रीमिया को एनेक्स करके, क्रीमिया को अपने आप में मिला के और अपने ट्रूप्स को जॉर्जिया और मोल्डोवा में खड़ा करके, नाटो ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गैर जिम्मेदारानापन एक्शन कर रहा है और रूल
पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर को तोड़ रहा है. There is a significant difference, however, between a strategic focus on countering Russia and casting China as a systemic challenge, and this goes back to the NATO's founding mandate and subsequent history. लेकिन बहरहाल एक महत्वपूर्ण फर्क है जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक जो फोकस रशिया को काउंटर करने पे आता है और जो चाइना को इस प्रकार से प्रक्षेपित करता है जैसे कि वो एक सिस्टम के लिए चैलेंज हो. और ये जो फर्क है ये नाटो के फाउंडिंग मैंडेट में जाता है. नाटो का फाउंडेशन खड़ी हुई थी तो उसकी नींव रखी हुई थी तब जो नाटो को जो अधिकार दिए गए थे और उसकी बाद की जो हिस्ट्री है इससे रिलेटेड है ये जो फर्क. नाटो जो कि प्लैनेट का लार्जेस्ट और आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है. नाटो द प्लैनेट्स लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री अलायंस. ये 1949 में बना था 12 अलाइड पावर्स के द्वारा टू काउंटर द मैसिव सोवियत आर्मीज. सोवियत बड़ी सोवियत आर्मीज को काउंटर करने के लिए जो कि स्टेशनड थी खड़ी हुई थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. अकॉर्डिंग टू पॉल हेनरी स्पॉक, the second Secretary General of NATO, it was ironically enough Joseph Stalin who is the true father of NATO. तो पॉल हेनरी स्पार्क जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है नाटो के और उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार जोसेफ स्टालिन सचमुच के नाटो के फादर हैं. और ये बात बहुत आयरॉनिकल है कि स्टालिन जो कि रशिया के हैं उनको नाटो का फादर कहा जा रहा है. It was Stalin's overreach, especially with the Berlin blockade of 1948-49 and the orchestrated coup in Czechoslovakia in 1948, that convinced a diverse set of war-ravaged European nations to come together under American security blanket. क्योंकि स्टालिन ने ही जो अपने पहुंच से पार अपनी पहुंच बनाई थी, खासतौर पे जो उन्होंने बर्लिन ब्लॉकेट कर दिया था 1948-49 में और जिस तरह से उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में 1948 में एक कू जो है ऑर्गेनाइज कर दिया था मैनिपुलेट करके, इसने कन्विंस कर दिया था एक बहुत सारे वॉर के द्वारा युद्ध के द्वारा जो डैमेज्ड नेशंस थे कि वो साथ में आए और अमेरिका के सिक्योरिटी ब्लैंकेट में साथ में आ जाए. ब्लैंकेट यानी कंबल एक तरह का तो कवर. The collective defense principle enshrined in NATO's Article 5 states that an attack against one ally is considered as an attack against all allies. जो कुल मिला के जो मिली भगत में जो डिफेंस का सिद्धांत एनश्राइन किया गया है यानी जिसको नींव जिसकी रखी गई है नाटो के आर्टिकल 5 में, वो ये कहता है कि एक अलाई के खिलाफ जो अटैक है वो दूसरे सभी अलाइज उसको अपने खिलाफ अटैक मानेंगे. The formation of NATO and its Soviet counterpart, the Warsaw Pact, in 1955, inaugurated the Cold War era. और जैसे नाटो इधर बना उधर सोवियत ने भी उसका नाटो का काउंटर पार्ट बनाया जिसको कहते हैं वॉर्सो पैक्ट 1955 में उन्होंने बनाया और इस तरह से कोल्ड वॉर एरा इनॉग्रेट हो गया था. एक तरफ नाटो था दूसरी तरफ वॉर्सो था, वॉर्सो पैक्ट था. NATO was completely successful in its mission of protecting the Euro-Atlantic area from Soviet expansion and preventing war between the two superpowers. NATO पूरी तरह से सफल रहा था अपने मिशन में कि उसने यूरो अटलांटिक एरिया को प्रोटेक्ट किया और बचा के रखा सोवियत एक्सपेंशन से और दोनों सुपर पावर्स के बीच में वॉर को भी उसने प्रिवेंट किया, रोका. When the Soviet Union collapsed in 1991, questions were raised about NATO's relevance and future. जब सोवियत यूनियन ही कोलैप्स कर गया 1991 में, वो बिखर गया, वो गिर गया, तो सवाल उठाए गए थे कि नाटो की अब कोई सुसंगतता है कि नहीं है, नाटो संगत रह गया कि नहीं रह गया और उसका फ्यूचर क्या होगा. After all, if the non-aligned movement became irrelevant when the communist bloc disappeared, how does one justify the continuation of a military alliance formed to protect Europe from communist expansion? आखिरकार जब नॉन लाइन मूवमेंट जो था
वो इरेलीवेंट हो गया था, वो असुसंगत हो गया था। जब कम्युनिस्ट ब्लॉक डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था जब खत्म हो गया था, तो किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस कंटिन्यू किया जाए। ये जो मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री जो जो एक तरह से मिलना है, वो जो रिलेशन है वो कंटिन्यू किया जाए, जो कि यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कम्युनिस्ट एक्सपेंशन से, कम्युनिस्ट फैलाव से। Wouldn't Europe's security be better served by a collective force managed by the Europeans themselves? क्या यूरोप की सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर सर्व नहीं होगी कि यूरोपियंस खुद अपने एक कलेक्टिव फोर्स बनाएं, जिससे जिससे वो अपने आप को मैनेज करें? उसमें अमेरिका को प्रवेश करने की आवश्यकता क्या हो सकती है? While some in Europe did think so, they underestimated the resilience of the powerful NATO bureaucracy, which remains an integral element of what US President Dwight D. Eisenhower described as a military industrial complex. जबकि यूरोप के लोगों ने इस तरह सोचा था कि अब हम अपना काम खुद चला लें, उन्होंने अ, जो नाटो की पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है उसका उसकी रेजिलियंस को, यानी कि उसकी रहने की क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, उसका कम अनुमान लगा दिया था। जो कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक इंटेग्रल एलिमेंट है, जिसको कि प्रेसिडेंट आइजनहावर ने भी इसका वर्णन किया है कि ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ये कोई छोटी मोटी नाटो ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, वो नाटो को खत्म नहीं होने दे रही है। दिस ब्यूरोक्रेसी सक्सीडेड इन रीफैशनिंग नाटो फॉर द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ये जो ब्यूरोक्रेसी थी नाटो की, तो वो सफल हो गई नाटो को रीफैशन करने में, कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में नाटो एक का रीडिजाइन कर दिया जाए। द रीफैशनिंग रेस्टेड ऑन ए पैराडाइम शिफ्ट, और ये रीफैशनिंग जो थी एक पैराडाइम शिफ्ट पे आधारित हो रही थी, सोचने के तरीके में एक बदलाव पे आधारित हो रही थी। फ्रॉम कलेक्टिव डिफेंस विच इम्प्लाइड अ नोन एडवर्सरी टू कलेक्टिव सिक्योरिटी विच इज ओपन एंडेड and might require action against any number of threats, including unknown ones and non-state actors. एक कलेक्टिव डिफेंस से कुल मिला के साथ में मिलकर डिफेंस करना, जो कि जिसका मतलब ये था कि हमारा जो दुश्मन है उसको वो जाना हुआ है, जिसको हम जानते हैं, जिससे रशिया था, वहां से शिफ्ट करके जो अब जो सोच है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की है, जो कि एक इस मामले में जो एक सीमित सोच नहीं है, और वो दोनों तरफ से खुली हुई सोच है। और ये जरूरत जरूरी कर सकती है कि हम कई सारे थ्रेट्स के खिलाफ, कई सारे खतरों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसमें से कुछ खतरे जो हैं वो अनजाने भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि देश नहीं है, जैसे जो संस्थाएं हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Another factor in the persistence of NATO is that, like all successful alliances, it has been a mutually beneficial arrangement. और नाटो जो बरकरार है, जो चल रहा है, उसके पीछे एक और फैक्टर ये है कि सारे सफल अलायंसेस की तरह से ये एक आपस में फायदा देने वाला अरेंजमेंट है। For Europe, it was an attractive bargain where, in exchange for a marginal loss in autonomy, it enjoyed absolute security at a cheap price. और यूरोप के लिए तो यह आकर्षक बार्गेन था, और जहां पर एक थोड़ा बहुत लॉस जो इंडिपेंडेंस का हो रहा था, उसके इवज में उनको कुल मिला के कंप्लीट टोटल सिक्योरिटी एक बहुत कम दाम पे मिल रही थी। For the US, on the other hand, NATO has been an ideal vehicle for power projection around the world in places beyond the Euro-Atlantic area, such as Iraq, Afghanistan, and Libya. यूएस के लिए दूसरी तरफ नाटो जो है एक आदर्श वाहन है अपने पावर को प्रक्षेपित करने का पूरे दुनिया के में ऐसे जगहों पे जो कि यूरो अटलांटिक एरिया में आते हैं और के पार जाते हैं, जैसे कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया। इट व्यूज नाटो एज अ टूल टू इंश्योर द प्राइमेसी ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। ये नाटो को एक टूल की तरह देखता है, एक उपकरण की तरह देखता है, जिससे कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो प्राइमरी माना जाए, सबसे अग्रणी माना जाए पूरे ग्लोब में। Unsurprisingly, NATO's post-Cold War role has evolved in tandem with US foreign policy priorities.
और ये बात सरप्राइज नहीं करती है कि नाटो का जो कोल्ड वॉर के बाद का रोल है वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी की जो प्राथमिकताएं हैं उसके साथ चलता है, यानी कि यूएस की जो प्राथमिकताएं वही नाटो की प्राथमिकताएं हैं। नाटो doctrine of enlargement with Russia calls expansion is essentially about extending the American military footprint by bringing in new members. जो नाटो का डॉक्ट्रिन है, यानी जो उनका जो फिलॉसफी है एनलार्जमेंट, जिसको रशिया एक्सपेंशन कहता है, ये एसेंशियली या मूलभूत रूप में ये अमेरिका का जो मिलिट्री फुटप्रिंट है उसको एक्सटेंड करना है और नए मेंबर्स को शामिल करके उसको बढ़ाना है, नए मेंबर्स को शामिल करके। और इसको रशिया कहता है ये एक्सपेंशन है और नाटो उसको कहता है एनलार्जमेंट है। दैट इज हाउ नाटो मेंबरशिप टुडे स्टैंड्स एट 30। और इस प्रकार से नाटो की मेंबरशिप जो सदस्यता है अब 14 से बढ़ के 30 हो गई है, हैविंग एंडेड 14 मेंबर्स बिटवीन 1999 एंड 2020। और उन्होंने 1999 और 2020 के बीच में 14 सदस्य जोड़ लिए हैं। Member states, of course, have some leeway in terms of the degree to which they commit themselves. Not all of them send troops to every conflict outside Europe, and most contribute less than their share of financial resources. बहरहाल जो सदस्य हैं वो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा फ्रीडम है, उनको थोड़ा ढीलापन है, लीवे है, ढीलापन है कि किस डिग्री तक वो अपने आप को नाटो में कमिट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है अपने आर्मी को, ट्रुप्स को नहीं भेजते हैं, अपने जवानों को नहीं भेजते हैं हर कॉन्फ्लिक्ट में जो कि यूरोप से बाहर होगा। हालांकि ये कहा गया था कि एक का दुश्मन जो है सबका दुश्मन है। और ज्यादातर जो देश हैं वो अपना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जो है, वित्तीय संसाधन, वो भी अपने शेयर से कम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। This has been an area of friction between the US and the European states, as the former foots nearly 70% of NATO's bills. और ये जो है एक फ्रिक्शन का एरिया रहा है यूएस और यूरोपियन स्टेट्स के बीच में, क्योंकि यूएस जो है नाटो के 70% बिल्स फुट कर रहा है, यानी कि बेक पे कर रहा है। While the cost of protection is likely to go up for Europe, they are also wary of being dragged into confrontations that, while perhaps necessary from an American viewpoint, may not serve Europe's interest. और जबकि ये प्रोटेक्शन की कॉस्ट जो है अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है यूरोप के लिए, उसकी कॉस्ट बढ़ने की संभावना है यूरोप के लिए, क्योंकि अमेरिका पुश कर रहा है कि भी यूरोप को बिल्स और ज़्यादा फुट करने चाहिए। तो नाटो, लेकिन ये यूरोप के जो देश हैं वो इस बात से थोड़े सतर्क हो रहे हैं कि, या वो नहीं चाहते हैं कि उनको ऐसे कॉन्फ्रंटेशंस में घसीटा जाए, क्योंकि शायद अमेरिका के व्यू पॉइंट से जरूरी है, लेकिन वो यूरोप का कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं करते। Soon after the NATO communique was issued, both France and Germany sought to put some distance between NATO's official position and their own perception of China. जैसे ही नाटो की कम्युनिके इशू हुआ तो दोनों फ्रांस और जर्मनी ने कोशिश किया कि वो कोई अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, दूरी बना लें नाटो की जो ऑफिशियल पोजीशन है उससे, और उनका अपनी जो दृष्टि है चाइना के बारे में उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस, दूरी बनाने की कोशिश की उन्होंने। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन सेड, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा, NATO is a military organization. The issue of our relationship with China isn't just a military issue. NATO हालांकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है उसका जो मामला है वो केवल एक मिलिट्री मामला नहीं है। NATO is an organization that concerns the North Atlantic. China has little to do with the North Atlantic. NATO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका मतलब नॉर्थ अटलांटिक से है। चाइना का नॉर्थ अटलांटिक से कुछ खास मतलब नहीं है। It's very important that we don't scatter ourselves and that we don't bias our relationship with China. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को फैला ना दें, बिखरा ना दें, और अपने रिलेशनशिप को जो चाइना के साथ है उसको एक बायस ना दे दें, एक झुकाव ना दे दें चाइना के खिलाफ। Chancellor Angela Merkel of Germany also underscored the danger of overreacting to China. जर्मनी की जो चीफ हैं चांसलर एंजेला मर्कल, उन्होंने भी
इस खतरे को अंडरस्कोर किया, ने अंडरलाइन किया कि चाइना के खिलाफ हमको जो रिएक्शन है, ओवर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए. The picture that emerges post the G7 and NATO summits is of the US's growing conviction that China is a threat to its global supremacy and must be contained. जो पिक्चर इमर्ज करके आ रही है, उभर के आ रही है G7 और नाटो समिट्स के बाद में, वो ये है कि यूएस का एक बढ़ता हुआ अपने आप में कन्विक्शन है, मतलब उन्होंने अपने ठान रखा है कि चाइना जो है एक थ्रेट है. अब उसके ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए, उसके विश्व में उसके जो नंबर 1 स्टेटस है, उसके लिए थ्रेट है चाइना, एक खतरा है और उसको रोकना जरूरी. If one were agreeable to a bipolar or multipolar world, it is difficult to see how China alone presents a systemic challenge to the world order. अगर हम ये एग्री करते हैं कि ये दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड है या एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो ये मुश्किल हो जाता है देखना कि चाइना अकेले कैसे एक सिस्टमिक चैलेंज बन सकता है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए. और देश कोई चुपचाप बैठने वाले देश हैं. यूएस फॉरेन पॉलिसी हाउएवर रिमेन्स रूटेड इन अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म. लेकिन यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो उसका जो रूट है वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म में उसकी जड़ें जो है. तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को वो एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, एक एक्सेप्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो रूल नहीं है, एक्सेप्शन के रूप में कि हम एक्सेप्शन है, हम अलग हैं. इट इज पॉसिबल दैट टुडे द स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी कम्स फ्रॉम चाइना. और ये हो सकता है कि आज की तारीख में या आज जो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकन सुप्रीमेसी के डॉक्ट्रिन को मिल रही है वो चाइना से आ रही है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है. नाउ कंटेनिंग चाइना, चाइना को कैसे रोका जाए, चाइना को कैसे अपने दायरे में रखा जाए. The Biden administration therefore wants to mobilize NATO member states behind its larger objective of containing China. इसलिए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसलिए ये चाहता है कि वो नाटो के जो सदस्य हैं, मेंबर सदस्य स्टेट्स हैं, उनको इस तरह से मोबिलाइज करे कि उनका जो अमेरिका का लार्जर उद्देश्य है चाइना को कंटेन करने का, उसके लिए उसके पीछे वो आए. NATO European member states may view China as an economic rival and adversary, but they are unconvinced by the American line that it is an outright security threat. नाटो के जो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं, हो सकता है वो चाइना को इस तरह से देखते हों कि वो उनका जो इकोनॉमिक प्रतिद्वंदी है और उनका दुश्मन है, उनके विपरीत पार्टी है, एडवर्सरी है, उनके खिलाफ जाने वाली पार्टी है. लेकिन वो इस बात से कन्विंस नहीं है, इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो अमेरिका लाइन ले रहा है कि वो खुला खुला एक सिक्योरिटी का खतरा हो. This line also in a way points to the underlying logic behind NATO's persistence in the post-Soviet world. और ये लाइन जो है ये इस बात एक अंदरूनी एक नीचे के लॉजिक को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि इसकी वजह से नाटो पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में बना हुआ है और खत्म नहीं हुआ. अनलाइक द, क्योंकि ये जो अमेरिकन लाइन है ये खासतौर पर इसलिए है कि दूसरे देश जो खतरे की तरह हमारे लिए बनेंगे, हम उनका भी सामना कर सकते हैं नाटो के अंतर्गत. तो इसलिए नाटो लगातार बना हुआ है पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में. Unlike the Soviet Union, China offers no alternative vision of society that could make Western capitalism insecure. लेकिन सोवियत यूनियन के विपरीत चाइना जो है वो कोई विकल्पी सोसाइटी को विजन नहीं दे रहा है. जैसे सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट विजन दे रहा था कि हम हर देश को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट होना चाहिए. चाइना कोई विकल्पी विजन नहीं दे रहा है सोसाइटी को, जो कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म को इनसिक्योर कर दे कि हमारी कैपिटलिज्म पे खतरा आ रहा है, जैसा कि वो पहले उनको खतरा महसूस हुआ था जब सोवियत यूनियन था, जब वो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था. इनफैक्ट इट्स ओन इकोनॉमी इज ऑलरेडी डीपली इंटीग्रेटेड इनटू वेस्टर्न मार्केट्स. असल में उसकी जो अपनी इकोनॉमी है वो वेस्टर्न मार्केट में काफी गहराई में एकदम जुड़ी हुई है चाइना की.
चाइना nonetheless is perceived as posing a threat. और फिर भी उसके बावजूद भी इस इंटीग्रेशन के बावजूद भी इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बावजूद जो वेस्टर्न मार्केट्स के साथ है चाइना का, उसके बावजूद चाइना को ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो एक खतरा हो, खतरा पोज कर रहा हो, खतरा सामने रख रहा हो. It remains to be seen how far an aging Europe would be willing to commit itself to a strategic path that prefers confrontation to collaboration, given that NATO is essentially a military alliance. And for all the talk of hybrid and cyber war, there is zero risk of China invading the Euro Atlantic area. और अब ये रह जाता है देखने के लिए कि एक बूढ़ा होता हुआ यूरोप क्या वो इच्छुक होगा कि वो अपने आप को एक रणनीतिक रास्ते पे लगा दे, उसको कमिट कर दे, जो कि इस बात को ज्यादा पक्षधर, इस बात का पक्षधर ज्यादा होगा कि हमको लड़ाई की जाए, इसके बजाय कि मिल के चला जाए. अगर हम ये देखेंगे, नाटो एसेंशियली मुख्य रूप से एक मिलिट्री अलायंस है, एंड जो भी बात की जाती है हाइब्रिड वॉर की, साइबर वॉर की, ये सब होते हुए भी चाइना इन्वेड करेगा यूरो अटलांटिक एरिया को, इसका रिस्क जीरो है. तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये देखने वाली बात होगी, क्या ऐसी सिचुएशन में यूरोप जो है कॉन्फ्रंटेशन को प्रेफर करेगा कोलैबोरेशन के बजाय. सेकेंड आर्टिकल, 20th June 2021, do excess deaths suggest mortality crossed 1 million. क्या जो एक्सेस डेथ्स, एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा में जो डेथ हुई हैं, क्या वो ये सुझाती हैं कि हमारे जितने लोग मरे थे वो फिगर 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी. Besides, models all cause mortality numbers from India's civil registration system suggest that official figures may have been exceeded by far. मॉडल जो बनाए गए हैं ये दर्शाने के लिए कि कितने लोग मरे होंगे, उसके अलावा सब कारणों से जो डेथ हुई हैं, जो कि भारत के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में दर्ज हुई हैं, वो डेथ के जो नंबर्स हैं वो ये सुझाते हैं कि हमारी आधिकारिक जो आंकड़े हैं उनसे एक्चुअल जो डेथ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है, बाय फार यानी काफी मात्रा में एक्सीड कर गई हैं. If the official count as on May 15 was over 0.27 million deaths in India since the pandemic began, based on modeling, the Economist had estimated around 1 million COVID-19 deaths as on May 15. अगर हम ऑफिशियल काउंट को देखें, आधिकारिक काउंट को देखें, तो मई 15 को 0.27 मिलियन डेथ्स भारत में हुई हैं जब से महामारी शुरू हुई है. इसका मतलब 2.27 मिलियन डेथ्स 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये करीब आप समझ सकते हैं कि 10 लाख के मुकाबले में ये उसका 0.27 है, यानी एक चौथाई, कह सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास डेथ हुई हैं जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है. ये मॉडलिंग के आधार पे ये कहा जा रहा है, जो मॉडलिंग के आधार पे ऑफिशियल काउंट दिया जा रहा है कि इतनी डेथ हुई है. जो भी मतलब जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं उसके आधार पे जो काउंट निकाला जाता है. द इकोनॉमिस्ट नाम से मैगजीन है, उसने ये अनुमान लगाया है कि 1 मिलियन करीब करीब कोविड-19 की डेथ्स हुई होंगी ये मई 15 तक. Against a daily tally of over 4,000 deaths in May this year, the report estimated between 6,000 and 31,000 excess deaths per day. और जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि जो 4,000 डेथ डेली जो
फिगर थी 4,000 डेथ की, जो ऑफिशियल फिगर थी उसके मुकाबले में इस रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि एक्चुअल जो डेथ हुई है वो 6,000 से लेकर 31,000 एक्स्ट्रा डेथ हुई है, एक्सेस डेथ हुई है पर डे। The Institute for Health Metrics and Evaluation estimated that India will have 1 million COVID-19 deaths by August 1। और ये IHME जो था, इन्होंने एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया था कि इंडिया में 1 मिलियन कोविड-19 डेथ्स अगस्त 1 तक हो जाएंगी। Based on modeling, a few Indian researchers outside India too had predicted that unrecorded COVID-19 deaths since the beginning of the pandemic might be at least 5 times greater, taking the total COVID-19 deaths in India to over 1 million। मॉडलिंग पे आधारित भी जो कुछ इंडिया के रिसर्चर्स थे जो भारत से बाहर हैं, उन्होंने भी पूर्वानुमान किया था कि जो ऐसी कोविड-19 डेथ्स, अनरिकॉर्डेड डेथ्स हैं, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, उनकी फिगर जो है वो आधिकारिक फिगर से 5 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर हम, और इससे जो कोविड-19 की डेथ्स हैं वो 1 मिलियन चली जाएंगी, वो 1 मिलियन को पार कर जाएंगी। We have estimated death under-reporting by a factor of 2.5 in the first wave। हमने ये अंदाज लगाया है, ये एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि डेथ्स जो हैं वो 2.5 के फैक्टर से अंडर रिपोर्ट की गई है, यानी हर 5 डेथ के लिए 2 ही रिपोर्ट की गई हैं इन द फर्स्ट वेव, पहली वेव में। नाउ विद द सर्च द रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रॉब्ली एक्लिप्स ड्रामेटिकली। और अब ये जो बढ़त आ गई है, जो जैसे सेकेंड वेव जो आई, उसमें जो रिपोर्टिंग का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रामेटिकली एक्लिप्स हो गया है, यानी कि वो धूमिल पड़ गया है, छुप गया है। इसका मतलब कि वो असरदार नहीं रहा, यानी वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहा। सो आई एक्सपेक्ट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स टू बी मैसिव राइट नाउ। तो इसलिए मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो अंडर रिपोर्टिंग है डेथ्स की, वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी जो कि प्रोफेसर हैं एपिडेमियोलॉजी के और बायोस्टैटिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, उन्होंने हिंदू को ये बात बताई। I think that under-reporting varies a lot from state to state, possibly also over time। मैं सोचता हूँ कि अंडर-रिपोर्टिंग है ये स्टेट दर स्टेट में वैरी कर रही है, और वैरी कर रही मतलब ये हर स्टेट में अलग-अलग है, और पॉसिबली और संभावना ये है कि समय के साथ भी ये बदलता है अंडर-रिपोर्टिंग। इवन विदिन द स्टेट्स इट इज प्रॉब्ली डिफरेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। और स्टेट्स के अंदर भी ये शायद अर्बन एरिया और रूरल एरिया में फ़र्क है। Many of the estimates are based on 2020 data। बहुत से एस्टिमेट जो है, इंक्लूडिंग माई ओन मीडियन एस्टिमेट ऑफ 5 टाइम्स, जो कि मेरा एस्टिमेट भी मीडियन में बीच का जो एस्टिमेट है 5 गुना का, तो 2020 के डेटा पे आधारित है। इट इज टू अर्ली टू नो वेदर अंडर रिपोर्टिंग हैज बीन हायर ड्यूरिंग दिस वेव, बट एज मोर डेटा कम्स इन दिस विल बिकम क्लियर। और बहुत जल्दी है ये जानना कि क्या अंडर रिपोर्टिंग इससे भी ज़्यादा, यानी 5 गुना से भी ज़्यादा है इस वेव में, लेकिन या 2 से 5 के 2 to 5 से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा डेटा आता है वैसे वैसे चीज़ें और साफ हो जाएंगी। डॉक्टर मुराद बानाजी, who has been modeling COVID-19 and a senior lecturer in mathematics at Middlesex University, London, says in an email to the Hindu, it may be that the speed of the search meant that fewer of the deceased were tested, fewer received hospital care, and more died at home। All of डॉक्टर मुराद बानाजी जो कि मॉडलिंग करते रहे हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते रहे, सांख्यिकी मॉडल बनाते रहे कोविड-19 के लिए, और एक सीनियर लेक्चरर है मैथमेटिक्स के मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में लंदन में, वो कहते हैं ईमेल में जो उन्होंने हिंदू को लिखा है, हिंदू पेपर को लिखा है, कि हो सकता है जो बढ़त की जो स्पीड है उससे उसका मतलब ये है कि जो मर गए हैं उनमें से और भी कम लोग को टेस्ट किया गया हो, और भी कम लोगों को हॉस्पिटल केयर दिया गया हो, और ज़्यादातर लोग जो हैं और ज़्यादा लोग घर पे ही मर गए। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अंडर रिपोर्टिंग को बढ़ाएंगे, उनकी टेंडेंसी रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी अंडर रिपोर्टिंग को बढ़ाने की। All of these factors would tend to increase under-reporting. While the official cumulative COVID-19 death toll stands at over 0.385 million, जबकि आधिकारिक जब कुल मिला के जो कोविड-19 का डेथ की फिगर है वो
वो है 3.85 lakhs जून 18 को। द एक्चुअल काउंट माइट फार एक्सीड 1 मिलियन मार्क। जो एक्चुअल काउंट है वो 1 मिलियन मार्क से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इफ द मॉडल्स आर टू बी बिलीव्ड, अगर मॉडल्स को बिलीव किया जाए तो उनको उस पर विश्वास किया जाए तो। Besides modeling studies, all cause mortality numbers from India's civil registration system from Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Assam do indicate that COVID-19 deaths in the country might be much greater than the official figures. और मॉडलिंग के अलावा सब कारणों से जो मृत्यु होती है और जो इंडियन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो रजिस्टर होती है, जो अलग अलग प्रदेशों से आ रही है, वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि कोविड-19 की जो मृत्यु है इस देश में, वो हो सकता है कि आधिकारिक फिगर से काफ़ी ज़्यादा है। Based on the data from the civil registration system from January to May this year, Madhya Pradesh reported 42 times excess deaths, while Andhra Pradesh reported 34 times excess deaths. अगर हम उस डाटा पे आधारित हो जाएं जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमको मिल रहा है, जनवरी से मई के डेटा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश ने 42 गुना ज्यादा डेथ्स, एक्सेस डेथ्स रिपोर्ट की हैं, डेथ्स हुई हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से जो रिपोर्ट की गई हैं डेथ्स उसके मुकाबले। और आंध्र प्रदेश ने 34 गुना ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की। कंपैरिजन में तमिलनाडु ने 6.2 टाइम्स ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की, यानी वहाँ फिर भी लोग रिपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, सही रिपोर्टिंग हो रही है। फ्रॉम अप्रैल लास्ट ईयर टू May 2021, एंड कर्नाटक हैज रिपोर्टेड 5 टाइम्स द रिपोर्टेड डेथ्स। कर्नाटक ने 5 गुना डेथ रिपोर्ट की हैं जो आधिकारिक फिगर है उसके मुकाबले में। The excess deaths in the four large states have exceeded 0.5 million in the first 5 months of 2021. जो एक्स्ट्रा डेथ्स हैं इन 4 बड़ी स्टेट्स में ही 0.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई हैं पहले 5 महीने के लिए 2021 में, as against 46,000 reported COVID-19 deaths in these states this year. जबकि इन्हीं स्टेट्स में केवल 46,000 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं इस साल में। Not all these excess deaths need to be COVID-19, but they are pandemic related. ये सारी डेथ्स कोई जरूरी नहीं है कि वो कोविड-19 से रिलेट कर रही हों, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से ही हों, लेकिन पैंडेमिक से वो रिलेट करती हैं, इन द सेंस दैट वी वुड नॉट बी सीइंग देम इफ द पैंडेमिक वाज नॉट अराउंड। और इस सेंस में कि अगर पैंडेमिक नहीं होता आसपास हमारे तो ये हम डेथ्स नहीं देख रहे होते। Says Chinmay Tumbe, assistant professor at the IIM Ahmedabad and author of the book The Age of Pandemics. ये बात चिन्मय तुम्बे ने कही है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद में। These 4 states comprise 21% of India and collectively are showing an underreporting factor about 10 above 10. ये स्टेट्स भारत की 21% आबादी वहाँ रहती है और मिला के वो जो अंडर रिपोर्टिंग फैक्टर दिखा रहे हैं वो 10 के ऊपर का दिखा रहे हैं, यानी कि अगर 10 लोग से ज़्यादा मरे हैं तो एक को ही रिपोर्ट किया गया है। I would estimate the lower bound for excess deaths for all India for the first 5 months of 2021 at 1.5 million. मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि जो लोअर नीचे वाली की जो फिगर है, यानी मिनिमम कम से कम जो हम कह सकते हैं कि एक्सेस डेथ जो हुई है इंडिया में पहले 5 महीने के लिए, वो कम से कम उसकी फिगर 1.5 मिलियन तो है ही है, जो कि 15 लाख हुआ, यानी कम से कम लोअर बाउंड है, ये इससे ऊपर भी हो सकती है। Dr. Banaji is a little more cautious while interpreting excess deaths based on civil registration data, but does agree that it serves as a pointer to huge underreporting of COVID-19 deaths. तो मिस्टर चिन्मय टुम्बे ने 1.5 मिलियन की फिगर दी है, लेकिन डॉक्टर बानाजी वो थोड़े से और ज़्यादा कॉशियस हैं और अपने इंटरप्रिटेशन में, अपने मीनिंग निकालने में एक्सेस डेथ्स की, क्योंकि सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा पे आधारित है। लेकिन वो भी एग्री करते हैं कि ये एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर के रूप में सर्व कर रहा है कि ह्यूज अंडर रिपोर्टिंग कोविड-19 डेथ्स की हुई है। सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा इज नॉट ऑलवेज इजी टू इंटरप्रेट। सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा को इंटरप्रेट करना हमेशा आसान नहीं होता है,
And we have to remember that civil registration is not complete in every state. और हमें यह याद रखना चाहिए कि हर स्टेट में सिविल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी नहीं है, बहुत से डेथ्स रिपोर्ट ही नहीं हुई है सिविल रजिस्टर. Bearing this in mind, and bearing in mind that we can't assume that the excess deaths are all from COVID-19, the all-cause mortality data coming through strongly suggests, as suspected, that underreporting of COVID-19 deaths is a major and widespread problem. अगर हम इस बात को मद्दे दिमाग रखें कि सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा जो है कंप्लीट नहीं है हर स्टेट का, और इस बात को भी मद्देनजर रखें कि हम ये मान नहीं सकते कि एक्सेस डेथ्स जो हैं वो सारे कोविड-19 की वजह से ही हुई है, तो हर कारण से जो मॉर्टेलिटी का डेटा हमारे पास आ रहा है, जो स्ट्रांगली आ रहा है, वो इस स्ट्रांगली सुझाता है कि जैसा कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम संदेह कर रहे हैं कि जो अंडर रिपोर्टिंग है कोविड-19 डेथ्स की वो बड़ी है और काफी फैलाव लिए हुए है. उन्होंने ऐसा कहा, यानी डॉक्टर बानाजी ने ऐसा कहा. Additional indirect evidence of the shocking rise in mortality during the second wave came from far in excess cremations seen in Gujarat, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh, and a huge number of bodies floating in Ganges and buried on the banks of the river in Uttar Pradesh. इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एविडेंस आ रहा है शॉकिंग बढ़त का मोर्टालिटी के कि लोग जो मरे हैं ड्यूरिंग सेकेंड वेव के दौरान, वो आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्रिमेशंस हुए हैं, जो लोग का जो अंतिम संस्कार किया गया देखा गया गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडीज पाई गई हैं जो कि गंगा नदी में तैरती हुई पाई गई हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के में गंगा नदी के किनारे दफनाई हुई पाई गई हैं, तो उससे ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है. Speed of the surge means that the rise in mortality became very clear whether we look at obituaries, cremations, news reports from villages or registration data. Dr. Banerjee says. डॉक्टर बानाजी कहते हैं कि ये जो बढ़त आई थी कोरोना में, वो उसकी जो स्पीड थी वो ये उसका मीनिंग ये है कि मोर्टालिटी जो है की बढ़त एकदम क्लियर हो गई है. जब हम ऑबिचुअरीज को पेपर में जो ऑबिचुअरीज निकलती हैं, जो शोक संदेश निकलते हैं, जो क्रिमेशंस होते हैं या न्यूज़ रिपोर्ट जो आ रही है विलेजेस से, या अगर हम रजिस्ट्रेशन डेटा देखें तो सबसे पता चलता है कि मॉर्टालिटी जो है बढ़ी है. द एक्सेस क्रिमेशंस एंड बॉडीज फ्लोटिंग इन द रिवर may provide some empirical evidence for under reporting of deaths. जो ज़्यादा मात्रा में क्रिमेशन हुए हैं या जो बॉडीज फ्लोट कर रही है रिवर में जो पाई गई हैं, वो हमको प्रैक्टिकल एविडेंस दे रहा है कि रिपोर्टिंग जो है कम स्तर पे की गई डेथ्स की. बट एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट कैनॉट बी मेड विदाउट रिव्यूइंग लिंक्ड मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड और वर्बल ऑटोप्सीज. कोई भी निश्चित रूप से हम कंक्लूड करने वाला यानी फाइनल स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं कि बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो लिंक्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, या जो वर्बली ऑटोप्सीज जो की गई है उनको बताते हैं. ऑटोप्सीज का मतलब होता है जो किसी के मरने के बाद उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करना. तो हम उसके बिना कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसे डॉक्टर तन्मय महापात्रा कॉशन कर रहे हैं, जो कि एक एक्सपर्ट है, ईमेल में कॉशन कर रहे हैं. Despite ICMR guidelines and appropriate recording of COVID-19 deaths, many states did not record deaths as due to COVID in the absence of positive test results, leading to many COVID-19 deaths being missed. ICMR की गाइडलाइन के बावजूद कि उपयुक्त तरीके से कोविड-19 की डेथ्स रिकॉर्ड की जाए, बहुत स्टेट्स ने ऐसी डेथ्स रिकॉर्ड ही नहीं करी कि वो कोविड-19 की वजह से हुई हैं, जब कोई पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट नहीं था. यानी अगर नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट था वो डेथ ही नहीं रिकॉर्ड किया गया कि ये कोविड-19 की वजह से हुआ है. और उससे क्या हुआ कि बहुत सी कोविड-19 डेथ्स मिस भी हो गई.
According to the guidelines, suspected COVID-19 deaths which are not confirmed through testing should be reported as such. और गाइडलाइंस के अनुसार जो कोविड-19 डेथ की वजह से डेथ सस्पेक्ट की गई हैं, यानी इसमें संदेह है कि कोविड-19 की वजह से हुई है, जिनको टेस्टिंग के द्वारा कंफर्म नहीं किया जाता, वो वो वैसे ही रिपोर्ट की जानी चाहिए। गाइडलाइन ये कहती है आईसीएमआर की, उसको कोविड-19 की डेथ रिपोर्ट करना चाहिए। द सेम अप्लाइज टू कोमॉर्बिडिटीज, और वही बात कोमॉर्बिडिटीज के लिए भी अप्लाई करती। कोमॉर्बिडिटीज यानी जो साथ में बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि डेथ कॉज कर सकती हैं, कोविड के अलावा, जो जिनकी जैसे डायबिटीज वगैरह है। States such as Gujarat wrongly claimed to be following ICMR guidelines when deaths of patients with comorbidities were not counted. गुजरात जैसे स्टेट ने गलत ये दावा किया था कि वो आईसीएमआर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो ऐसे पेशेंट्स की जब मृत्यु हो जाती थी, जो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो जाती थी, यानी उनको और भी कोई बीमारी थी जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, तो उसको वो कोविड-19 की डेथ के रूप में काउंट ही नहीं कर रहे थे। Besides, testing capabilities have been stretched beyond capacity during the second wave. Dr. Mahapatra points out that the role of variants in returning negative results, even when the patient has COVID-19 symptoms. और टेस्टिंग कैपेबिलिटीज हालांकि हमारी बहुत स्ट्रेच हो गई थी, बियॉन्ड कैपेसिटी स्ट्रेच हो गई थी, और हम टेस्ट नहीं कर पा रहे थे लोगों को सेकेंड वेव के दौरान। तो उसके अलावा डॉक्टर महापात्रा ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि वेरिएंट्स का भी रोल है कि नेगेटिव रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि जो दूसरा वेरिएंट चेंज हो जाता है तो उसका वो नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, भले ही कोविड-19 के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। देयर वाज सम कंसर्न दैट न्यूअर वेरिएंट्स आर समवट ऑल्टरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, और ये भी चिंताएं हैं कि जो और नए वेरिएंट आ रहे हैं उससे टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है, उसकी संवेदनशीलता जो है, टेस्ट कितना शार्प है, वो भी चेंज हो जाता है, यदि टेस्ट उतना एक्यूरेट नहीं रह जाते हैं। If we applied our current protocols to the 1918 influenza pandemic, you would find that no one died of influenza in India, even though the estimates are now placed at 20 million. अगर हम आज के प्रोटोकॉल्स को लगा दें 1918 के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक पे, तो हम ये पाएंगे कि एक भी आदमी इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं मरा है, जबकि एस्टिमेट्स कहते हैं कि 20 मिलियन लोग उसमें मर गए थे इन्फ्लुएंजा की वजह से, जो 1918 में हुआ था। Says Dr. Tumbe. डॉक्टर तुम्बे कहते हैं द रीजन नो वन वॉज टेस्टेड फॉर इन्फ्लुएंजा बैक देन, और कारण ये था कि इन्फ्लुएंजा के लिए तो किसी को टेस्ट ही नहीं किया गया उस वक्त। एंड द गवर्नमेंट हैड द कॉमन सेंस टू नोट दैट इफ यू डाइड ऑफ ए फीवर इन लेट 19 देयर वाज अ हाई चांस दैट इट वाज इन्फ्लुएंजा। और सरकार के पास ये बात समझ थी ये नोट करने की कि अगर 1918 के आखिर में आप फीवर से मर रहे हैं तो हाई चांस ये है कि आप इन्फ्लुएंजा से ही मरे हैं। We need to acknowledge that we have missed out on a large number of deaths due to the insistence that only those tested positive can be considered as COVID-19 dead. हमें ये एक्नॉलेज करना जरूरी है, हमें स्वीकार करना जरूरी है कि हमने बहुत से ऐसे लोगों की डेथ्स को भी मिस कर दिया है, इस आग्रह की वजह से कि केवल जो पॉजिटिव टेस्टेड लोग हैं उन्हें ही कोविड-19 की वजह से मरा हुआ माना जाए। If Maharashtra added 1,328 deaths and Delhi reconciled 437 deaths after an audit in June 2020, Chennai added 444 deaths to COVID-19 toll in July last year, based on the recommendations of a death reconciliation committee. अगर महाराष्ट्र ने 1,328 डेथ्स जोड़ी हैं और दिल्ली ने 437 डेथ्स को रिकनसाइल किया, यानी कि मिलान करके बताया है, उनको जोड़ा है, एक ऑडिट करने के बाद जून 2020 में रीचेक करने के बाद चेन्नई ने 444 डेथ जोड़ी हैं कोविड-19 टॉल से जो हुई हैं, और उन्होंने ऐसा डेथ रिकंसिलिएशन कमिटी के संस्तुति पे किया। और बिहार रिसेंटली एडेड नियरली 4,000 डेथ्स टू इट्स टैली। बिहार ने हाल में 4,000 डेथ्स को जोड़ा अपने टैली में आफ्टर ऑडिटिंग कोविड-19 की डेथ्स को ऑडिट करने के बाद ऐसा उन्होंने किया। बट they were restricted to private hospitals and clinics. लेकिन ये जो उन्होंने ऑडिट किया
ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का ही किया था. But the auditing did not include rural areas and deaths that had happened outside the healthcare facilities. और ऑडिट ने उन डेथ्स को इंक्लूड नहीं किया था जो रूरल एरियाज में हुई हैं, या उनको नहीं किया था जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बाहर हुई हैं. इट इज अनलाइकली दैट reconciliation like the one which occurred would capture these deaths. और ये इसकी संभावना नहीं है कि जिस तरह का reconciliation किया गया वो इन डेथ्स को कैप्चर करेगा जो बाहर हो रही है, जो घरों में हो रही है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी से बाहर हो रही है. एज सिविल रजिस्ट्रेशन बिहार इज ऑल्सो वीक. बिहार में चूंकि सिविल रजिस्ट्रेशन डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कमजोर है. टू कैप्चर द स्केल ऑफ मॉर्टालिटी इन द स्टेट, सर्वेइंग विल बी नीडेड. अगर हमको मॉर्टालिटी को ठीक से स्केल उसका कैप्चर करना है तो उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, डॉक्टर बानाजी कहते हैं, जैसे कि झारखंड में सर्वे किया गया. Jharkhand became the first state to conduct a door-to-door counting of deaths during April-May 2021. झारखंड ये पहला स्टेट बना जहां पे दरवाजे दर दरवाजे काउंटिंग की गई डेथ्स की. इट कवर्ड 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. और झारखंड ने कुल पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा अपनी डोर टू डोर काउंटिंग में डेथ्स की कवर किया. द स्टेट एडेड नियरली 25,500 मोर COVID-19 deaths, which is 43% more than the reported data. और ऐसी काउंटिंग के बाद उन्होंने 43% और भी ज्यादा यानी 25,500 और डेथ्स ऐड की. वर्बल ऑटोप्सी फिल्स अ क्रिटिकल गैप इन मेजरिंग मोर्टालिटी फ्रॉम COVID-19 फॉर डेथ्स दैट अकर आउटसाइड ऑफ द हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड इन रूरल एरियाज. वर्बल ऑटोप्सी होती है, वर्बल चेकिंग, जो बोल बोल के पूछ के जो चेकिंग की जाती है कि कौन मरा, वो एक महत्वपूर्ण, एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट गैप को कवर करती है मॉर्टेलिटी को नापने में, जो COVID-19 से डेथ्स हुई हैं, जो कि हेल्थ केयर की सेटिंग से बाहर हुई हैं और जो रूरल एरिया में हुई हैं, उनको काउंट करने में वर्बल ऑटोप्सी एक क्रिटिकल गैप फुलफिल करती है. इन सच सिनेरियोज वेयर देयर इज अ लिमिटेड कॉज ऑफ डेथ डेटा, verbal autopsies have been recognized as a scientifically valid method of estimating cause-specific mortality. और ऐसे सिनेरियोज में जहां पर जो डेथ डेटा का लिमिटेड कारण है, यानी डेथ डेटा हमारा बहुत लिमिटेड है, वहां पर जो वर्बल ऑटोप्सीज के, वर्बल यानी बोल के जो चेकिंग की जाती है कि कितने लोग मरे, ये पहचान लिया गया है एज ए साइंटिफिकली वैलिड मेथड, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी खास कॉज से जो मॉर्टालिटी हो रही है उसको, खास कारण से जो हो रही है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. इसको माना गया है साइंटिफिकली वैलिड मेथड, साइंटिफिकली वैध तरीका माना गया. Emphasizing the importance of verbal autopsy, Dr. Banerjee says Jharkhand has set a good example by doing this survey. Trying to accurately measure mortality over the course of the pandemic is crucial to understanding its impact. Dr. Banerjee ने कहा वर्बल ऑटोप्सी के इम्पोर्टेंस को पर जोर देते हुए कि झारखंड ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इस सर्वे को करके. एक्यूरेटली मेजर जब की जाती है मॉर्टेलिटी, उसको कोशिश करने से पैंडेमिक के दौरान ही ये क्रूशल हो जाता है उसका इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना. क्रूशल होता है उसके असर को समझने में. वर्बल ऑटोप्सी कैन बी अ वैल्यूबल एलिमेंट इन सच सर्वे. और वर्बल ऑटोप्सी ऐसे सर्वे में एक वैल्यूबल एलिमेंट है, मूल्यवान एलिमेंट है. Though Mumbai and Delhi witnessed a huge number of cases in both ways, one can expect underreporting in cities to be on a lower scale than in rural areas, but cannot be ruled out. हालांकि मुंबई और दिल्ली ने विटनेस किया था, देखा था कि बहुत ज्यादा केस हुए थे दोनों वेज, फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग सिटीज में होगी एक लोअर स्केल पे, कम लेवल पे, रूरल एरियाज के मुकाबले में. लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते इसको कि वहां भी अंडर रिपोर्टिंग हुई है. वी नो दैट अंडर रिपोर्टिंग इन सिटीज कैन ऑल्सो बी हाई. हम जानते हैं कि शहरों में भी अंडर रिपोर्टिंग हाई हो सकती है. द इम्पैक्ट्स ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मे नॉट बी कैप्चर्ड इन डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा. जो असर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे हुआ है, जो कि मुख्य धारा में नहीं रह पाते हैं, उन पे जो असर हुआ है वो डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा में भी कैप्चर नहीं होता. सो इवन इन सिटीज इट्स क्रूशियल टू हैव सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा एंड आइडियली mortality surveying to assess the pandemic's impact, says Dr. Manaj. तो शहरों में भी ये क्रूशल है
कि हम सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा अपना रखें और आदर्श रूप से हम मॉर्टेलिटी को सर्वे करें और उसके पैंडेमिक के इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए मृत्युओं का सर्वे किया जाए, ऐसे डॉक्टर बैनर्जी ने कहा। For instance, excess deaths that went unrecorded were 5 times in Bengaluru since January this year and 10 times in Hyderabad during the period April 2020 to May this year. उदाहरण के तौर पे अगर हम एक्सेस डेथ्स को देखें जो कि रिकॉर्डेड नहीं हुई, वो 5 गुना ज्यादा थी बेंगलुरु में जनवरी से इस साल में, और हैदराबाद में ये 10 गुना ज्यादा थी अप्रैल 2020 से मई 2021 तक। इट इज हार्ड टू नो व्हाई दिस फैक्टर इज सो हाई। ये फैक्टर इतना ज्यादा क्यों है, ये मुश्किल है जानना। एंड वेदर we'll see some similarly high underreporting from other cities during this wave when they release mortality data, और ये भी जानना मुश्किल है कि क्या हम दूसरे सिटीज से भी इसी तरह की ऊंची अंडर रिपोर्टिंग देखेंगे जब उनका डेटा mortality डेटा रिलीज होता है। It is possible that the speed and scale of the surge meant that more people died at home without being tested. ये संभव है कि जिस स्पीड से और जिस स्केल में, जिस मात्रा में ये बढ़त आई, उसका मतलब ये था कि ज्यादातर लोग जो हैं वो घर पे ही मरेंगे और उनका टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। It is also possible that a large number of deaths were incorrectly classified. और ये भी संभव है कि बहुत सारी डेथ्स जो हैं गलत ढंग से उनका वर्गीकृत नहीं किया गया, यानी उनको कोविड-19 डेथ नहीं माना गया। These examples show that while we might in general expect reporting from cities to be better than from rural areas, we cannot always assume that this will be the case, Dr. Banaji adds. और ये उदाहरण ये दिखाते हैं कि जबकि सामान्यतः हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिटीज से जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो शहरों में रिपोर्टिंग हो रही है डेथ्स की, वो रूरल एरियाज के मुकाबले में बेहतर हो। लेकिन हम ये नहीं मान के चल सकते कि लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेकिन हम हमेशा ये मान के नहीं चल सकते हैं कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कि सिटीज में भी रिपोर्टिंग उतनी अच्छी ना हो जितनी रूरल एरियाज में जैसे नहीं है। In most cases, cities have access to medical certification and have the data within the public system to know what the actual number of excess deaths is. और ज़्यादातर केस में सिटीज़ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है उसको देखा जा सकता है, और एंड दे हैव उनके पास डेटा होता है पब्लिक सिस्टम में, जो कि जानने के लिए ज़रूरी है कि कितनी एक्चुअल एक्सेस डेथ्स हुई थी। यानी कि जो डेथ डेटा है वो रिकॉर्डेड है, उसमें उसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे रिपोर्टेड कोविड-19 फिगर से। सो इट शुड नॉट टेक मच टाइम टू एनालाइज द डेटा, और इसलिए चूंकि मेडिकल सर्टिफिकेशन का डेटा भी प्राप्त हो सकता है और वो भी पब्लिक सिस्टम में है, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए उसको डेटा को विश्लेषण करने। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस इन डेथ रिपोर्टिंग आर इंटेग्रल for the success of health emergencies and in ensuring better preparedness. ये जरूरी है नोट किया जाए कि पारदर्शिता और समय से किया डेथ को रिपोर्ट करना, ये दोनों चीजें हमारे हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए उनकी सफलता में एक इंटेग्रल पार्ट है, उनका एक जरूरी हिस्सा है कि जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे तैयारी को सुनिश्चित कर सकें।